बजट से पहले इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। ये शो हम एक आइसक्रीम पार्लर से कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आइसक्रीम और बजट का क्या लेना देना है। लेना देना है क्योंकि अमूल देश की सबसे बड़ी फूड्स कंपनी है और ये कंपनी है जो 100% ओन्ड बाय फार्मर्स है और एक बहुत प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है। तो बजट में किसानों के लिए क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमूल के एमडी मिस्टर आर.एस. सोधी है। मिस्टर सोधी, जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी निगाहें बजट पे इस बार इसलिए है क्योंकि सबका मानना है कि रूरल इंडिया के लिए कुछ आएगा। अब रूरल इंडिया की हम बात करते हैं तो हम बहुत फार्मर डिस्ट्रेस की बात करते हैं। यहाँ ऐसे कभी लगता नहीं है कि कुछ डिस्ट्रेस है। ये आपने एक इतना प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाया और ये 100% फार्मर्स ही इसको कंट्रीब्यूट करें और अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। तो ये क्यों है, ये डायकॉटमी क्यों है? एक जगह एक तरफ हम ये देख रहे हैं प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है, दूसरी जगह इतना स्ट्रेस है। देखिए, पहले तो धन्यवाद कि आपने फार्मर्स की राय जानने की कोशिश की बजट से पहले। अमूल गुजरात के 36 लाख परिवारों की अपनी संस्था है और पिछले 72 साल से बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। अमूल की जो सक्सेस का एक ही कारण है कि गांव में जो लाखों किसान जो प्रोड्यूस करते हैं, इस केस में दूध है, उसको हमने उसको मार्केट से लिंक किया हुआ है। जो आप शहर में, दिल्ली में या बॉम्बे में दूध का प्राइस देते हैं, उसका 80 से 85% किसान के पास गाँव में जाता है। तो किसान की इनकम बढ़ती है, वो खुशहाल होता है और खुशी होता है। अभी जो आप किसानों की डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, पूरा मीडिया बात कर रहा है, अच्छी बात है, बात कर रहा है, पर अभी एक्शन का टाइम आ गया है। कारण क्या है? देखिए, अभी जो कृषि है भारत की जीडीपी में 17 और 18% योगदान देता है, पर 53% लोग इस पे डिपेंडेंट है। और अगर भारत की जीडीपी की बात करें, $2.33 बिलियन है, $2.33 ट्रिलियन है। तो जो एक गांव में रहने वाला एक किसान है या वर्कर है, उसकी इनकम शहर में रहने वाले वर्कर से 1/6 है। तो डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। गांव में कोई रहना नहीं चाहता, सब लोग शहरों में आके रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ इनकम के साधन कम है। अगर सब लोग गांव से शहर में आ गए तो हमको ये सब प्रोडक्ट्स खाने के लिए, दाल, चावल, सब्जियां कहाँ से मिलेंगी? तो हमको ये देखना है कि एक गांव में रहने वाला आज का यूथ पढ़ लिख के गांव में रहे और उसको अपनी इनकम का इतना बढ़िया साधन हो कि उसको नहीं लगे कि मैं शहर में जाके फैक्ट्री में काम करना। मिस्टर सोधी, हम दूध भी पीते हैं, हम चावल भी खाते हैं, आटा भी खाते हैं। आपने दूध से इतना एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाया है, तो फार्मर गेहूं और चावल उगाते हुए क्यों इतना स्ट्रेस में है? आपने जो बोला कि दूध में इतना सक्सेसफुल हुआ, आलू में या गेहूं या चावल में किसान क्यों रो रहा है? पहली बात तो ये है कि भारत में जब कृषि की बात करते हैं तो गेहूं चावल के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। हम उसमें एमएसपी देते हैं, फ्री पावर दे देते हैं, फर्टिलाइजर हाईली सब्सिडी दे देते हैं, तो किसान कुछ सोचता नहीं है, गेहूं चावल ही उगाता रहता है। अगर आप देखें, गेहूं चावल उगाने से 1 एकड़ का किसान को 40 से 45 हजार रुपये इनकम है। पर अगर उसी एकड़ में वो वेजिटेबल्स ग्रो करे तो उसको लाख, सवा लाख से ज़्यादा मिल सकता है, या फ्रूट्स वगैरह उगाए। पर वो अवेयरनेस नहीं है। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किसान को लगता है कि मैं उगा तो लूँगा, पर मैं इसको बेचने जाऊँगा तो मुझे भाव क्या मिलेगा? गेहूँ और पैडी में एमएसपी है तो उसको लगता है चलो मुझे एमएसपी तो मिल जाएगी। अब आज मैंने आलू उगाए, मुझे लगता था कि मार्केट में 10 रुपये भाव है, आज मुझे 2 रुपये में लेने वाला कोई नहीं है। तो लिंक जो है, मार्केट से लिंक मिस है। दूसरा है कि जब उत्पादन बढ़ता है तो कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि एक्स्ट्रा उत्पादन को बफर स्टॉकिंग करे, उसको अपने पास रखे और जब मार्केट ऊपर जा रही हो तब उसको रिलीज करे, ताकि किसान को उसकी उत्पादन का भाव कम ना मिले। दूध में हम ये तो करते हैं, हम जब सर्दी में 40-50% दूध बढ़ता है तो हम किसानों से खरीद के उसको पाउडर या व्हाइट बटर में कन्वर्ट करते हैं और समर में उसका यूज होता है, तो किसान को पूरे साल अच्छा प्राइस दूध में मिलता है, प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या है? या हम एमएसपी निकाल दें या फिर वेजिटेबल्स के लिए एमएसपी लेके आए? मोर रेगुलेशन, लेस रेगुलेशन, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, एमएसपी सोल्यूशन नहीं है।
सोल्यूशन है कि लिंकिंग मार्केट विद दी प्रोडक्शन। तो हमको जितनी भी मार्केट्स हैं उनको कैसे किसानों की संस्था अमूल जैसी बननी चाहिए, जो किसानों की ओनरशिप में होनी चाहिए, जिनको डायरेक्ट जाके मार्केटिंग करनी चाहिए बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाके। एक तो वो है। दूसरी जो हमारी पॉलिसीज हैं, जैसे मैं अभी आपको पशुपालन की बात करूं, अभी क्योंकि हम तो अमूल है दूध वाले, तो आपने बजट की मेरी एक्सपेक्टेशन पूछी तो हम सबसे पहले पशुपालन की बात करेंगे। देखिए, पशुपालन का योगदान कृषि में 30% है, पर अगर आप बजट जो आएगा क्योंकि बन ही चुका होगा, आप उसमें देखेंगे पशुपालन पे एलोकेशन 5 से 6% ही होता है कृषि के। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन फिर बजट में वीट और पैडी पे ही होगा, क्योंकि बहुत इजी है वो करना। क्योंकि फर्टिलाइजर पे ये सब्सिडी दे दो, पावर पे ये सब्सिडी दे दो, सीड्स पे ये सब्सिडी दे दो, और वो अमीर किसानों को जाता है। भारत के गांव में 80% किसान तो मार्जिनल और लैंडलेस है। हमको ये देखना कि बजट में उनको कितना मिल रहा है। और पशुपालन ही ऐसा है जिसमें आप किसान की आमदनी 14 से 15% हर साल बढ़ा सकते हैं, और उस किसान को भी ले सकते हैं जिसके पास जमीन नहीं है। तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि पशुपालन, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो फिशरी हो, उसकी तरफ भी एलोकेशन बजट का जो स्कीम्स होती हैं वो ज्यादा दे। दूसरा, कृषि उत्पादन पे इनकम टैक्स नहीं है। आप गेहूं पैडी कितना भी गई है, पर वही किसान अगर 10 गाय रख लेता है या भैंस रख लेता है, उसकी अगर साल की आमदन 5 से 6 लाख रुपए होती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है। आप 50 एकड़ आपके पास जमीन है, आप साल में 30-40 लाख रुपए कमा रहे हो, आप इनकम टैक्स दे नहीं रहे। एक किसान 10 गाय भैंस रख के 6 लाख कमाता है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो ये डिस्पैरिटी जानी चाहिए। ये भी माना जा रहा है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे रोड्स हो, चाहे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी हो। इससे कितना बेनिफिट मिलता है सब वर्ग के फार्मर्स को? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पावर, रोड, इसका किसान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि उसको मार्केट में लिंकेज मिलता है। आज अगर मैंने सब्जी उगाई या दूध है, अगर मैं रोड नेटवर्क होगा तो मैं पास के शहर में जाके उसको बेच सकता हूँ। अगर गांव में पावर होगी तो मैं दूध को ठंडा कर सकता हूँ, या रेफ्रिजरेशन छोटा कोल्ड रूम लगा सकता हूँ सब्जी रखने के लिए, कि जब भी मैं उसका हार्वेस्टिंग करूँ अगले दिन जाके मार्केट। तो ये बेनिफिट आ रहा है ये, और धीरे धीरे मैंने देखा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और ये अगर इसके ऊपर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही किसान को ज्यादा फायदा है। ठीक है। हमने ये भी देखा कि सरकार फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी फोकस्ड है। फूड प्रोसेसिंग फंड की भी बात हो रही है। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं वो टू द मार्केट जाने में उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, भारत का किसान छोटा किसान है, वो खुद आप सोचे कि अपना उत्पाद लेके पास के मार्केट में जाके बेचेगा, वो नहीं है। तो या तो उसको एक एग्रीगेटर के पास बोलिए, या आड़तिया के पास बोलिए, ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। पर अभी जो भारत का लगा कि ज़्यादा स्टेट्स में कि एपीएमसी के थ्रू जाना पड़ता है, आई थिंक उसमें धीरे धीरे ये रियलाइजेशन आ रहा है कि उससे निकला जाए। अगर कोई किसान अपना उत्पाद डायरेक्ट किसी कंपनी को या किसी एग्रीगेटर को बेचना चाहे तो बेच सकता है, वो बहुत अच्छा स्टेप है। पर अभी जिस हिसाब से भारत का किसान है वो खुद मार्केटिंग नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव संस्थाएं और जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की या प्राइवेट जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको भी इसमें आना चाहिए, और उसमें से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां वो किसानों से डायरेक्ट उसका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदे, और उसको जो भी उसको सॉर्टिंग करें, उसको स्टोरेज करें, उसका पैकिंग करके डायरेक्ट मार्केट में बेचें। पर उसमें मैं और कहूँगा कि इसका जो बेनिफिट है, जो वैल्यू एडिशन वो करेंगे, इसका एक हिस्सा किसान को भी जाना चाहिए। अदरवाइज अगर तो किसान तो बेचारा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो जो भी फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसीज आए, जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, और वो जरूरत भी है। ठीक है मिस्टर सोदी, सरकार ने एक लक्ष्य भी रखा है कि वो फार्म इनकम्स को डबल करेंगे। ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? आपके पास कुछ आइडियाज हैं? इस बजट में कुछ आ सकता है कि हमें एक रोड मैप दिखे कि फार्म इनकम डबल हो? देखिए, 5 साल में अगर
फार्मर की इनकम डबल करनी है तो आपको पहले पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अब कृषि में देखें, कल्टीवेशन में अगर एवरेज फार्मर की इनकम तकरीबन भारत में 6,500 रुपये है, उसमें से 38% कृषि से आती है, 12% पशुपालन से आती है और तकरीबन 35-36% वेजीज और बाकी एलाइड एक्टिविटी से आती है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें, कृषि में सिर्फ ग्रोथ रेट 3.5% ही है। तो अगर आपको डबल करनी है तो आपको कम से कम 20-22 साल लग जाएंगे रियल इनकम। पशुपालन में ग्रोथ रेट है 14%, तो उसमें अगर आप लगेंगे तो उसमें 5-6 साल में हो सकती है, पर 5 साल में रियल इनकम डबल करने के लिए तो बहुत ही मेहनत, इन्वेस्टमेंट्स और फोकस करना पड़ेगा और कमिटमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप सब लोगों की इनकम डबल करनी है तो आपको खाली कृषि पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको हॉर्टिकल्चर, आपको पशुपालन, आपको गांव के अंदर स्मॉल स्केल सेक्टर की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी इनकम बढ़ेगी। खाली कृषि से अगर आप पास का डाटा देखें तो 20 से 22 साल लगेंगे। तो कृषि के ऊपर खाली इन्वेस्टमेंट ना करें, दूसरी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करें तो ही फार्मर की इनकम डबल हो सकती है। ठीक है, तो जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों का सोचना होता है कि ये सिर्फ फार्मिंग रिलेटेड इनकम है, पर जो दूसरा इनकम है आप कह रहे हैं वो उस पर भी फोकस होना चाहिए। आपने ट्रेनिंग की बात की कि क्लस्टर्स में आप अच्छी से ट्रेनिंग करें। अब सरकार का एक स्किल इंडिया प्रोग्राम था और उन्होंने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा था, मिड वे उन्होंने टारगेट बंद कर दिया। तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्किलिंग इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, ये स्किल इंडिया का जो मिशन बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है और ये आज इंडिया की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली रूरल इंडिया के लिए, क्योंकि जो आज स्किल हमारे को रूरल इंडिया में चाहिए वहाँ अवेलेबल नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो। मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँ, हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स की शॉर्टेज रहती है और सबसे ज़्यादा वेटरनरी पॉलिटेक्निक बनाने की ज़रूरत है, वो है नहीं। इसी तरह से देखिए, गवर्नमेंट ने मिशन बना दिया स्किल इंडिया का, और उनको जो कनेक्ट करना था, जो इन यूथ को, गांव के यूथ को ट्रेन कर सकें, लोकल लेवल के इंस्टीट्यूट, लोकल लेवल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। उनको वो एरियाज नहीं दे सके जिनमें उनको स्किल बढ़ाने की जरूरत है। पर क्यों नहीं हो सका? क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री इंटरेस्टेड थी स्किलिंग में, उनको इतनी प्रॉब्लम आती है कि उनको ट्रेन पर्सनल मिलते नहीं है, वो भी सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये आगे चल के कैसे हमारा जो टारगेट अभी नहीं, पर ये स्किलिंग का हमारे जो प्रॉब्लम है कैसे ब्रिज होगा? देखिए, स्किलिंग जो 1 या 2 साल में होने का काम नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जो प्राइवेट इंडस्ट्री बोली है या जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या जैसे फार्मा, उनको इसके लिए ट्रस्ट आएगा कि हाँ वाकई ही सरकार इस मामले में सीरियस है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। हमको इस दिशा में काम करते जाना चाहिए, अपना बजट एलोकेशन रखते जाना चाहिए। धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस आएगी और ये जो ऑब्जेक्टिव है स्किल इंडिया का, ये डेफिनेटली अचीव होगा। एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहती थी कि ये जो डबलिंग फार्म इनकम्स की बात है, ये तब हम उस लक्ष्य को तभी मिल पाएंगे जब हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। अगर आप इंडिया में देखते हैं, फार्म प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है, ये कैसे बदलेगा और इसमें सरकार का क्या रोल है? देखिए, फार्म प्रोडक्टिविटी की बात करें, भारत में तकरीबन जो अरेबल लैंड है ग्रोइंग 140 मिलियन हेक्टेयर है ये, और हमारा जो उत्पादन है 274 मिलियन मीट्रिक टन है। चाइना इससे सिर्फ 60% जमीन है उनके पास जिसपे वो खेती करते हैं और उत्पादन इससे डबल है। ये कैसे? हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ वीट के अलावा बाकी सब प्रोडक्ट्स में विश्व की एवरेज से कम है, क्योंकि यहाँ पे एक तो छोटे फार्म है। अच्छा, ये नहीं कि हमारा इरिगेशन तो कम है ही है, पर अगर आप प्रोडक्टिविटी देखें इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड की ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पहली बात तो उसमें क्या कि हमको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो इरिगेशन के ऊपर थोड़ा और हमारे को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, स्पेशली माइक्रो ड्रिप इरिगेशन, ताकि वाटर भी यहाँ बहुत कमी है। भारत में पानी की कमी, हम ये फ्लडिंग नहीं कर सकते, तो जो माइक्रो इरिगेशन बोलिए या ड्रिप इरिगेशन के, उस पर किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए और क्रॉस भी ऐसी लगानी चाहिए जिसमें पानी का कम कंजम्पशन, पैडी नहीं। अब ऑयल सीड देखिए, 70% हमारी जो नीड है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपए का ऑयल सीड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि भारत में पूरी उसकी पोटेंशियलिटी है।
पर किसानों को एनकरेज करने की जरूरत है। किसानों को अच्छे सीड, और एनकरेज कैसे होंगे, पहले हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि चीप इंपोर्ट्स ना आए। अभी लेटली सरकार ने अच्छा स्टेप लिया कि एडिबल ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दी। तो अगर आप 5 साल तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के रखें और भारत के किसानों को उत्साहित कर, तो मैं बता रहा हूँ 7 से 8 साल में भारत ऑयल सीड में स्वावलंबी हो जाएगा। और ऑयल सीड में किसान की इनकम पैडी और वीट से डबल है। फिर भी अभी नहीं उगा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ते हैं। अभी हम 30% ही कर रहे हैं, 70% क्यों? हम 0 ड्यूटी पे या 5% ड्यूटी पे इंपोर्ट कर रहे थे, तो बेचारे किसान को नुकसान हो रहा था। अगर अभी जो 20 से 30% ड्यूटी पे हम लगे रहे, तो भारत का किसान पैडी वीट से उठ के ऑयल सीड पे जाएगा, पल्सेस पे जाएगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल पे जाएगा। डेयरी में भी देखिए, अब जो हम इतने विश्व में नंबर 1 क्यों बने, क्योंकि हमने आज से 50 साल पहले रियलाइज किया कि अगर भारत में डेयरी का उत्पादन ज्यादा करना है तो हमको सस्ते इंपोर्ट बंद करने पड़ेंगे। तो हमने डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि चीप इंपोर्ट्स, फ्री इंपोर्ट्स नहीं आए। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाली सरकारें भी इसको कंटिन्यू रखेंगी। तो इसी तरह से ऑयल सीड में, पल्सेस में भी चाहिए। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इंटरमीडिएट्स हो, यहाँ कहीं रिलीफ आ सकता है? कोई इक्विपमेंट यूज़ हो जो ज़्यादा सस्ता इंपोर्ट हो रहा हो, यहाँ कुछ चेंज दिख सकता है क्या बजट में? नहीं, देखिए अभी भारत में भी अगर हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया है, जितने भी कृषि से रिलेटेड, फूड प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी, पैकेजिंग इंडिया में अभी समर्थ है लोग बनाने, ओनली हमको ये देखना है कि उस पर जो टैक्सी या जीएसटी कम से कम हो, जो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेस से रिलेटेड हो। हाँ, जो यहाँ बड़े इक्विपमेंट नहीं बनते, अगर वो इम्पोर्ट होते हैं तो उस पर ड्यूटी जितनी कम हो तो अच्छा है। और ऐसे ही पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है, जो फूड से रिलेटेड है या कृषि से रिलेटेड, उसमें अगर टैक्सेस या जीएसटी कम से कम हो तो उससे जो किसान है उसको थोड़ा उसकी उपज के 2 पैसे ज़्यादा मिले। व्हाट अबाउट सब्सिडीज? यूजुअली जब हम बजट की बात करते हैं तो सब्सिडीज, स्पेशली फर्टिलाइजर सब्सिडीज काफ़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। आपको लगता है ये सब्सिडी से प्रॉपर यूटिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स का नहीं हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है, ये कैसे बदलेगा? इसमें सरकार क्या कर सकती है? अब देखिए, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ, उस वक्त जो हम 1 किलो फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते थे यूरिया का, तो 14 किलो उत्पादन होता था। आज वो डिग्रेडेशन होते होते 1 किलो फर्टिलाइजर से 2 से 2.5 किलो ही उत्पादन होता है। और फर्टिलाइजर किसान क्यों ज़्यादा यूज कर रहा है? कि हाईली सब्सिडाइज है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसान को सब्सिडाइज करना है, अभी तो आधार कार्ड होगा, डायरेक्ट उसके अकाउंट में दीजिए, पर हर आदमी को जो बाजार की कीमत पे फर्टिलाइजर खरीदने दीजिए। उससे क्या होगा, वो उतना ही खरीदेगा जितना उसको फायदा निकलता है। और इसकी बजाय वो पैसा वो दूसरी अच्छी सीड के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर और बेटर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ऊपर खर्चा करेगा। ठीक है मिस्टर सोदी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्योंकि आप रूरल इंडिया से काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सेस टू कैपिटल, क्रॉप इंश्योरेंस, इस पे कितना हम प्रोग्रेस कर चुके हैं और क्या करना बाकी है? अभी जो सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम दी, प्रधानमंत्री बीमा योजना, बहुत अच्छी है। उसके सारे किसानों को थोड़ा मिला, पर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उसका फील्ड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं हो। कई स्टेट्स में अभी भी किसानों को जो अगर कोई डैमेज होता है तो मिलने में देर होती है, क्योंकि प्रीमियम टाइम पे नहीं मिलता सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से या दूसरे, तो उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान देने की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ जो क्रॉप इंश्योरेंस सरकार, फिर मैं बोलता हूँ, कल्टीवेशन में देती है, वो डेयरी में भी देना। एनिमल इंश्योरेंस के लिए पैसा दे, कैटल इंश्योरेंस के लिए भी पैसा देना चाहिए। मिस्टर सोदी, इसी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।